अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुशामदीद। हाइब्रिड निज़ाम की नाकामी, और ये नाकामी तो अब आया है क्योंकि आए रोज़ इस किस्म की मिसालें और इस किस्म की हमाकतें सामने आती हैं कि जिस पर बंदा परेशान ही हो जाता है। बंदा सिर नूं हाथ मार के अंदर यार मैं कित्थे फंस गया। और ये सूरत हाल हमारी इस्टेब्लिशमेंट की है कि वो भी अब ये सोच रहे हैं कि यार हमने एक तजर्बा किया था हाइब्रिड निज़ाम का, उससे पहले भी खैर उन्होंने बड़े तजर्बे किए लेकिन तमाम के तमाम नाकाम हो गए। अब एक मरतबा फिर एक नए तजर्बे के बारे में सोचा जा रहा है और बुनियादी तौर पर यह तय किया जा रहा है कि भाई ये हम जो अगला तजर्बा करेंगे इस तजर्बे के नताइज कहीं हाइब्रिड निज़ाम वाले तजर्बे की तरह तो नहीं आ जाएंगे। और इसके लिए अब उन्होंने वसी तर मशावरत के अमल का ना सिर्फ आगाज़ कर दिया है बल्कि जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो सियासी ढांचा है, हमारा जो आइनी ढांचा है, इसके अंदर भी बुनियादी नौयत की तब्दीली के लिए एक रेफरेंडम भी कराने पर गौर किया जा रहा है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये रेफरेंडम होगा कैसे, और क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ये जो हाइब्रिड निज़ाम की नाकामी है इस नाकामी से कोई सबक सीखा है, और क्या ये जो रेफरेंडम है ये आइनी ढांचे में तब्दीली के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसका ये जैसे हम कह सकते हैं मुतबादल हो सकता है नहीं। सारी सूरत आप लोग बात करेंगे, बड़ी तफसील, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले ज़रा ये हाइब्रिड निज़ाम की जो हमाकतें हैं ज़रा इस पर ज़रा एक दो मिसालों के ज़रिए आपको वाज़ेह करूँगा ताकि पता चल जाए कि मामला हो क्या रहा है। मिसाल देता हूँ आपको, मंगल वाले दिन हमारी वफाकी काबीना, आपको पता है हफ्तावार इजलास होता है, और इस इजलास के बाद जो वफाकी काबीना के माउथ पीस हैं फवाद चौधरी साहब, वो आते हैं मंजर आम पर और नेशनल मीडिया पर और आके ऐलान करते हैं मुख्तलिफ़ फ़ैसलों का, और साथ साथ इस फैसले का भी ऐलान करते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगले इलेक्शंस को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ई वोटिंग का निज़ाम मुतारफ़ ना कराया तो इलेक्शन कमीशन के फ़ंड्स रोक दिए जाएंगे। अच्छा, ये जब ऐलान होता है तो फिर यकीनी तौर पर ये खबर बनती है, और जब खबर बनती है तो उसके ऊपर फिर तनकीद और उसके ऊपर जो राय है वो दी जाती है, और जब वो राय सामने आती है, जो रद्दमल सामने आता है ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर और डिजिटल मीडिया पर, उसके नतीजे में हुकूमत को पता चलता है कि यार ऐसी तो बड़ी गलती कर बैठे हैं। फिर उसके बाद उसको जिसे कह सकते हैं ना बाद अज़ मर्ग व वेला, वो भी शुरू कर दिया जाता है कि यार अब क्या करें। तो दिलचस्प सूरत हाल में आपको बताता हूँ कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जनाब वोट जो इलेक्शन कमीशन है उसके फ़ंड रोक लिए जाएंगे अगर उन्होंने EVM के ऊपर इलेक्शन ना कराए। शिबली फराज साहब कल आते हैं टीवी पर, वो भी वफाकी वज़ीर है, वफाकी काबीना के रुकन है, इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है उनके पास। वो आते हैं और उनसे सवाल पूछा जाता है कि जनाब आप इलेक्शन कमीशन के जो फ़ंड्स हैं वो किस बुनियाद पर रोकेंगे और क्यों रोकेंगे। तो शिबली फराज साहब नहायत मासूमियत से कहते हैं कि ये बात किसने की, ये कब हुआ। उनको बताया कि जनाब फवाद चौधरी साहब ने ये जो बात है वो की है और ऐलान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो वो कहते हैं कि वफाकी काबीना में तो ये बात ही नहीं हुई। वफाकी काबीना के अंदर गैर रस्मी तौर पर जब नमाज का वक्फा हुआ था तब ये बात हुई थी, और उस वक़्त वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के इजलास में मौजूद नहीं थे, वो नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। अब अगर वफाकी काबीना का एक वज़ीर कहता है कि जनाब हम फ़ंड्स रोक देंगे, दूसरा वज़ीर कहता है कि जनाब ये बात हुई नहीं, अगर हुई भी है तो गैर रस्मी तौर पर हुई है, और उस वक्त हुई है जब इमरान खान नमाज़ पढ़ने गए थे, तो बंदा किसकी बात पर यकीन करे। और दिलचस्प बात यह है कि इन सब से एक बिल्कुल जिसे हम कह सकते हैं ना 180 डिग्री का मौक़िफ़ है अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ख़ान साहब की तरफ से। वो कहते हैं कि जनाब हमने तो ये जो बिल पास हुआ है ये जो है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, इसमें तो हमने इलेक्शन कमीशन को पाबंद ही नहीं किया कि ये ओपन सोर्स है। इलेक्शन कमीशन को पाबंद ही नहीं किया कि वो EVMs पर इलेक्शन कराएगी, तो कब इलेक्शन कराएगी और कौन सा इलेक्शन कराएगी, ये इलेक्शन कराएगी, अगला इलेक्शन कराएगी, उससे अगला इलेक्शन कराएगी। ये डिस्क्रिशन है, ये सवाबदीद है जो हमने इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया, हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं। अब ये 3 वज़रा, 3 अहम ओहदेदार और 3 मुख्तलिफ आरा, ये है ये इस हाइब्रिड निज़ाम की हमाकतें। बल्कि इससे बढ़कर भी एक हमाकत आपको सुनाता हूँ कि पंजाब काबीना ने मंजूर किया एक बिल, और ये जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के लिए, अच्छा ये बिल पास कर लिया, और उसके बाद उनको मुशावरत का ख्याल आया, फिर काफ लीग वाले बांस पे चढ़ गए। आपको पता उनको तो मौका चाहिए, वो चढ़ गए बांस पे, और 4 दिन से उन्होंने खूब रगड़ा लगाया। कोई इधर से आ रहा है मिलने के लिए, कभी नूरुल अमीन मैंगल साहब जा रहे हैं, कभी महमूद रशीद साहब जा रहे हैं, कभी जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो उनके साथ वीडियो लिंक पे बातचीत हो रही है, कभी जो काफ लीग के वफाकी वज़रा हैं उनके साथ कैबिनेट की मीटिंग में बात हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा जनाब नहीं, हमारी तरफ से कां काला है, आपकी तरफ से कां चिट्टा है, लिहाजा हमारी आपके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। 4 दिन गुजर गए, और
दिलचस्प बात यह है कि आज अखबारात के अंदर ख़बर छपी है जिसके अंदर जो पंजाब हुकूमत है उसने अभी फ़ैसला नहीं हुआ कि बलदियाती इंतखाबात कराने भी हैं या नहीं, और पंजाब जो असम्बली है उसके अंदर वो बिल अभी तक पेश नहीं हुआ। पंजाब के जो हुकूमत है वो ये कहती है कि हम बलदियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कराएंगे। लो अब बात कर लें आप, मार्च में कहते हैं जी हमने करने हैं इलेक्शन और हमने कराने हैं ईवीएम्स के ऊपर, और ईवीएम का हालत ये है कि अभी तक मशीन के बारे में ये फ़ैसला नहीं हो सका कि कौन सी मशीन करानी है। मशीन की ख़रीदारी का फ़ैसला नहीं हो सका, मशीन के लिए फ़ंड्स जारी नहीं हो सके, मशीन के लिए टेंडर अभी तक नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन कहता है कि जनाब हम तो अभी तक ये सोच रहे हैं कि हमने टेक्निकल कमेटियां बनाई हैं जो 1 महीने के बाद इसके बारे में फ़ैसला देगी कि हमने जाना किस तरफ है, क्या हमने ये वाले मामले की तरफ कदम भी बढ़ाना है ये नहीं बढ़ाना। ये है हमारे हाइब्रिड निज़ाम की सूरत हाल। और इस निज़ाम के तहत हम अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की तब्दीली ला सकते हैं, और वो तमाम ताकतें जो इस हाइब्रिड निज़ाम को जिन्होंने मुसल्लत किया था वो ये सोचती हैं कि जनाब इससे तो हमें वो फ़ायदे नहीं हासिल हो सके, तो भाई कौन सा निज़ाम आएगा? कोई निज़ाम नहीं आ सकता। और मामला ये है कि मेरे सामने इस वक्त एक कागज़ पड़ा है, ये है ट्वीट, और इस ये ट्वीट किया है फवाद चौधरी साहब ने। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये जो हाइब्रिड निज़ाम की बोंगियाँ ना इसके ऊपर ये ट्वीट किया, और इस ट्वीट के अंदर फवाद चौधरी साहब ने अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्वीट के अंदर फवाद चौधरी साहब ये फरमाते हैं कि 3 साल के अरसे के दौरान यानी 2019 से लेकर 2021 तक जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसने 10 लाख से ज़ायद अफराद को बैरून मुल्क नौकरियों पर ना सिर्फ लगवाया बल्कि उनको बैरून मुल्क भिजवा भी दिया। ना सिर्फ ये, वो ये भी कहते हैं कि अगर अगले 2 साल तक हम इक़्तिदार में रहे तो मज़ीद 20 लाख पाकिस्तानियों को हम भिजवा देंगे और दीगर ममालिक में जहाँ पर जाकर वो अपने लिए रोज़गार तलाश कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है, आप जाएँ रोज़गार तलाश करें, लेकिन सवाल ये है कि जो पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं उनको रोज़गार कैसे मिलेगा? अच्छा, ये जो एक लिस्ट दी है फवाद चौधरी साहब ने, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ये तकरीबन 35 ममालिक की फ़हरिस्त है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ लोगों को 2019, 2020 और 2021 के अंदर बैरून मुल्क भिजवाया गया। और दिलचस्प बात यह है, बल्कि दिलचस्प नहीं कहना चाहिए, कि अफसोस का मुकाम ये है कि जो हमारे जो लोग हैं वो अफ्रीका जैसे ममालिक में भी गए, वो सूडान में गए, वो सोमालिया में गए, वो नाइजीरिया में गए, वो युगांडा में गए, वो अल्जीरिया में गए, वो तंजानिया में गए, वो कीनिया में गए, वो अंगोला में गए नौकरियां हासिल करने के लिए। ये है सूरत हाल। और इस सूरत हाल के बाद अगर हम ये कहें कि हम जो है यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, और फिर हम ये कहें कि जनाब महंगाई से कोई बंदा मुतासर नहीं हो रहा, अगर महंगाई ने किसी को मुतासर भी किया है तो किसी की क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ाई है, तो इस किस्म के मामला से ना निज़ाम नहीं चला कर सकते। और यही वो वजह है कि जिसके बाद अब इस्टेब्लिशमेंट भी संजीदगी से सोच रही है। लेकिन मैंने आपसे बताया कि सवाल वही है कि क्या ये जो वो सोच रहे हैं वो बात दुरुस्त है भी है या नहीं, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से सोच पाई जाती है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि जनाब एक तो ये है कि हमारा एक आइनी रोल होना चाहिए पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए, और दूसरा ये जो हमारा इस वक्त पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो निज़ाम है ये निज़ाम नहीं चल सकता, इस निज़ाम को अब तब्दील करना चाहिए। बल्कि आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर को मैंने एक वीलॉग किया था, और वो वीलॉग भी इसी हवाले से किया था, ये जो है सदारती निज़ाम के हवाले से जो कोशिशें हो रही हैं इसके ऊपर। और इस वीलॉग के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट का असल में मखमसा क्या है। वो परेशान हैं, वो मुस्तरब हैं, वो हैरान हैं कि ये तब्दीली जो आनी थी ये कहाँ आई, लेकिन उनका भी एक मखमसा है, वो उस मखमसे से बाहर नहीं निकल सकते थे। मिसाल के तौर पर ये बात भी कही जाती है इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में कि हमने नवाज शरीफ और जरदारी दोनों को बाहर निकाला और इमरान खान को लेके आए, इस वजह से लेके आए कि यार ये दोनों करप्ट हैं, ये दोनों डिलीवर नहीं कर सकते, इन दोनों की गवर्नेंस बेहतर नहीं है, लेकिन जो आया है उसकी गवर्नेंस उनसे ज़्यादा बुरी है। अब हम क्या करें? अब हम किस मुंह से जाके उनको वापस बुलाएं और उनसे कहें कि जनाब आएँ और आके आप मुल्क का अनाने इक़्तिदार संभालें? लिहाजा अब हमें एक ऐसा रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए जो पायदार तरक्की की बुनियाद बन सकता है। उनका ये कहना है कि हमें एक रेफरेंडम कराना चाहिए, और इस रेफरेंडम के लिए उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अब मुशावरती अमल का भी आगाज़ कर दिया है। और ज़राए ये बताते हैं कि कुछ जर्नलिस्टों के साथ भी उन्होंने इस हवाले से बात किया है, कुछ मुख्तलिफ सीनियर एंकर पर्सनस के साथ भी बात की है, कुछ अखबारात के जो एडिटर्स हैं उनके साथ गैर रस्मी
गैर रस्मी अनऑफिशियल मुलाकातें भी की हैं। उसके साथ साथ कानूनी माहिरीन के साथ भी राय ली जा रही है कि एक रेफरेंडम कराया जाए और इस रेफरेंडम के ज़रिए इस बात की राय ली जाए लोगों से कि क्या पार्लिमानी निज़ाम आपका जो है वो आपके जो मुश्किलात हैं उसका अजाला कर सका है, और अगर नहीं कर सका तो फिर हमें सदारती निज़ाम की तरफ स्विच कर जाना चाहिए और हमें सदारती निज़ाम को अपना लेना चाहिए। क्योंकि जो लॉजिक उसके लिए है वो लॉजिक ये है कि सदारती निज़ाम के अंदर जो सदर है वो बराह रास्त, जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है बराह रास्त, इसी तरीके से बराह रास्त लोगों से इलेक्ट किया जाए। और उसके साथ साथ ये जो हमारी कौमी असम्बली और सेनेट है इसके अंदर भी दो सूरतें हैं, या तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए नुमाइंदगी दी जाए या इसका भी इंतखाब बराह रास्त हो, लेकिन सदर साहब पाबंद ना हो कि वो कौमी असम्बली से या सेनेट से लोग लेंगे और उनको अपनी कैबिनेट में शामिल करेंगे। मुख्तसर तरीन कैबिनेट बनाएँ, काबिल तरीन अफराद से मुल्क को चलाने की कोशिश करें और उसके बाद ये जो है पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी का सामान बने, ताकि जो सदर इलेक्ट हो वो किसी भी किस्म के सियासी दबाव का शिकार ना हो और वो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करे। अब ये जो सूरत हाल है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है जो इस्टेब्लिशमेंट सोच रही है, हमारे इस वक्त की सूरत हाल के अंदर इस बात पर अमली जामा पहनाना जो शीर लाने के मुतरादिफ है। वो इस वजह से कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल तकसीम है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि कोई भी कॉमन एजेंडे पर किसी भी कंसेंसस तक पहुंचना मुश्किल नज़र आता है। इमरान खान साहब की पीटीआई एक इंतहा पे खड़ी है और रेस्ट ऑफ दी अपोजिशन पार्टीज़ वो एक दूसरी इंतहा पर खड़ी हैं। और सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब अपोजिशन जमातों के साथ बात करना तो दूर, हाथ मिलाना बल्कि एड्रेस करना भी पसंद नहीं करते, और अगर एड्रेस करते हैं तो चोर लुटेरा डाकू के नाम से। और वो इमरान खान को इमरान खान नहीं कहते, इमरान न्याजी सिलेक्टेड और इस किस्म की बातें करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर आपने निज़ाम को तब्दील करना है तो उसके लिए जो आपको पॉलिटिकल जिसे हम कह सकते हैं रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पास पूरी नहीं है। लिहाजा ऐसा करना एक ऐसे तनाज़े का सबब बन सकता है, एक ऐसी नई तफरीक, एक ऐसी नई लड़ाई का सबब बन सकता है जो पुरानी तमाम ख़राबियों से बढ़कर होगी और उसके नतीजे में खुदा न खास्ता कुछ और मामलात भी निकल सकते हैं। दूसरा मामला ये है कि पाकिस्तान का आइन है वफाकी जमहूरी आइन, वफाकी पार्लिमानी निज़ाम हमारा जो दस्तूर पाकिस्तान है वो उसको इम्पोज़ करता है। अब रेफरेंडम से आवाम की राय तो ली जा सकती है, लेकिन आवाम की राय लेने के बाद जो आइनी ढांचा है उसके अंदर किसी किस्म का रद्दोबदल, किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती। और अगर आपने आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील करना है तो उसके लिए भी एक रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट ये है कि नई आइन साज असम्बली बने और नई आइन साज असम्बली नए आइन को बनाए और उस आइन को उसके बाद मंजूर करे और उसके बाद मुल्क के अंदर नया जो है इलेक्शन कराए, ताकि उस नए आइन के तहत जो असम्बलियाँ हैं वो बने और सदर साहब आएँ और वो आए और आके अपना काम करें। जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1973 का जो आइन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली से बनवाया भी और मंजूर भी कराया, और उसके बाद वो 73 का आइन आज तक किसी भी डिक्टेटर को उस आइन को मनसूख करने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद सब ने उसको मार्जिल तवा हेल्ड इन अबेंस में डाला। तीसरा जो फैक्टर है इसके अंदर सबसे ज़्यादा कि हमें माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क के अंदर बेशुमार तजर्बे किए और इस हद तक तजर्बे किए, कभी किंग्स पार्टी बनाई, कभी किंग्स पार्टी गिराई, कभी लिसानी पार्टीज़ बनाई, फिर लिसानी पार्टीज़ को गिराया, फिर मजहबी जमातें बनाई, फिर मजहबी जमातों को गिराया, फिर पुरतशद्दद जमातें बनाई, फिर पुरतशद्दद जमातों का खात्मा किया गया, फिर अब एक हाइब्रिड निज़ाम बनाया गया और हाइब्रिड निज़ाम भी पर्पस सर्व नहीं कर सका। तो क्या हमने इस सवाल ये भी पैदा होता है ना इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ये सवाल है कि क्या उन्होंने अपनी गलतियों से सबक सीखा? क्या अगर वो अपनी गलतियों से सबक सीखें तो क्या उनके लिए अब ये ज़्यादा मुनासिब मामला नहीं है कि सियासी मैदान में सियासी फ़ैसलों को सियासी क़यादत के लिए ना सिर्फ खुला छोड़ दिया जाए बल्कि उनकी राय के मुताबिक ही कोई नया अगर सियासी ढांचा बनना है तो बनना चाहिए। अब इसके लिए ज़रूरी यह है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस मंसूबे को बुनियादी तौर पर किसी न किसी फोरम पर उसको बेनकाब करे, उसको लेके आए सामने। ये जो दीवार के पीछे चलने वाली जो बातें होती हैं ना जी, ये इधर से सुन ली इधर से सुन ली, ये वाला निज़ाम नहीं। अगर आपको चाहिए तो आप एक ओपन ग्रैंड डायलॉग करें,
ओपन करें, क्या ज़रूरत है डरने की, क्या ज़रूरत है खौफज़दा होने की, क्या ज़रूरत है निज़ाम को मुसल्लत करने की। सदारती निज़ाम को अगर अपनाया जाए तो इसमें कौन सी बुराई है, इसके अंदर कोई बुराई नहीं। पार्लिमानी निज़ाम की खामियों को दूर किया जाए, इसमें क्या बुराई है, इसमें कोई बुराई नहीं। तो बेहतर ये नहीं है कि ये जो काम है आपकी, एक जो तजवीज़ है उस तजवीज़ को प्रॉपर्ली फ्लोट कर दिया जाए और उसके ऊपर एक डिस्कशन फैला दी जाए, वो अवामी सतह पर भी हो, वो सियासी सतह पर भी हो, वो जर्नलिस्टिक व्यू पॉइंट्स के साथ भी हो, और उसके नतीजे में राय आमा डेवलप हो। उसके बाद बेशक रेफरेंडम करा लें और बेशक उसके नतीजे के अंदर आप आईनी ढांचे के अंदर तब्दीली करें, इसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन सब कुछ तय करने के बाद फिर रिलीफ के पैकेजेस अनाउंस करने के बाद फिर इस पर अंगूठा लगवाना, मेरा ख्याल है ये सबसे बुनियादी बुराई है और इस बुराई से बचना चाहिए। हमें मज़ीद तजर्बात का हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता और ये बात इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ लेनी चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।